नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी। दंगल में आपका स्वागत है। आज का दंगल देश में सत्ता की राजनीति में पनपी नई परंपरा को लेकर है। देश में बड़ी बहस चल रही है कि सत्ता हथियाने के लिए जो राजनीतिक दल मुफ्त की योजनाओं की घोषणा करते हैं उससे देश का कल्याण हो रहा है या खजाने का भंटाढार। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी बेघरों के आवास से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए मुफ्त की योजनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि मुफ्त की योजनाओं के कारण लोग काम करने को तैयार ही नहीं है। अच्छा होता कि उन्हें मुख्य धारा में जोड़ा जाता, ये विकास के भागीदार होते। दरअसल ये बहस लंबी भी है और बड़ी भी, क्योंकि अब यह देखा जा रहा है कि राजनीतिक दल चुनाव के दौरान मुफ्त की योजनाओं को लेकर बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। उन्हें सत्ता मिल भी जा रही है, लेकिन जब वादे पूरे करने की बारी आ रही है तो खर्चा अट्ठन्नी और वादा रुपया वाली बात नजर आ रही है। हालत यह है कि मुफ्त वाली योजनाओं से महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक और कर्नाटक से लेकर हिमाचल तक हर सरकार के खजाने पर भारी पड़ रही है। इन राज्यों में मुफ्त योजनाएं बंद करनी पड़ रही है या फिर बंद करने पर विचार हो रहा है। अभी तो दिल्ली में बीजेपी की सरकार बननी ही है। यहां भी मुफ्त की कई योजनाएं चल रही है। फ्री बिजली है, फ्री पानी है, तमाम खर्चे हैं। चिंताजनक यह है कि मुफ्त योजनाओं का जितना भार राज्यों के खजाने पर पड़ रहा है उससे भी ज्यादा ही बुरी हालत केंद्र के खजाने की है। राज्यों में जीएसडीपी के मुकाबले सबसे अधिक खर्च पंजाब पर है, करीब 47% का, लेकिन केंद्र पर जीडीपी के मुकाबले 57% का कर्ज है, जो 20% तक होना चाहिए। शायद यही वजह है कि फ्री बीज के खर्चे पूरे करने के लिए केंद्र सरकार ने अपनी योजनाओं और मंत्रालयों का बजट घटाना शुरू कर दिया है। इस साल दर्जन भर योजनाएं महिलाओं मंत्रालयों के बजट को कम कर दिया गया है। इस पर विपक्ष की ओर से कांग्रेस ने संसद में चिंता भी जताई है। रिजर्व बैंक भी कहता है कि जीडीपी या जीएसडीपी के मुकाबले कर्ज की सीमा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए, लेकिन सरकार के पास पैसे नहीं है और मुफ्त योजनाएं चलाए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर आज हम दंगल में बड़ी बहस करने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देख लेते हैं कि कौन किस तरीके से खर्चा कर रहा है। दिल्ली की हुकूमत से सूबों की सत्ता तक पहुंचने की शॉर्टकट बन चुकी रेवड़ी। बोले तो समाज कल्याण के लिए मुफ्त के पैसे बांटने का ऐसा सियासी फैशन चल पड़ा है कि खजानों पर उसका उल्टा असर तो पड़ ही रहा है। अब अदालतों को भी ये हथकंडे पसंद नहीं आ रहे। शहरी बेघरों के लिए आवास से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने टिप्पणी की है कि दुर्भाग्यवश इन मुफ्त सुविधाओं के कारण लोग काम करने को तैयार नहीं हैं। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, उन्हें बिना कोई काम किए ही राशि मिल रही है। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि लोगों को समाज की मुख्य धारा का हिस्सा बनाया जाए और उन्हें देश के विकास में योगदान करने की अनुमति दी जाए? सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी के पीछे दरअसल राजनीति की उस रवायत के खिलाफ नाराजगी नजर आती है जिसमें चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दल मुफ्त योजनाओं की झड़ियां लगा देते हैं और जब सत्ता मिल जाती है तो महिलाओं को नकदी से लेकर बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा तक और मुफ्त भोजन राशन से लेकर गैस सिलेंडर तक देने में खजाने का कचूमर निकलने लगता है। हिमाचल प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक और कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक इन दिनों खजाने की हालत पतली हो चुकी है। अर्थशास्त्री बताते हैं कि ये चुनावी रेवड़ियां वोट तो दिला सकती हैं, देश या राज्य को विकास दर नहीं। महाराष्ट्र में मार्च में बजट आने वाला है। वित्त मंत्री अजित पवार की पेशानी पर बल पड़े हुए हैं। चुनाव में फडणवीस से लेकर शिंदे तक ने घूम घूम कर लाडली बहन योजना से लेकर किसानों को मुफ्त बिजली और बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा तक के बड़े बड़े वादे कर दिए। अब खजाने पर नजर डालते हैं तो पता चलता है कि राज्य का राजस्व पिछले साल के 4.49 लाख करोड़ से बढ़कर 4.99 लाख करोड़ हो जाएगा। फिर भी बजट में 1 लाख करोड़ की कटौती करनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी कुल राजस्व का 50% सैलरी पेंशन ब्याज देने में खर्च हो रहा है। कर्ज 7,11,000 करोड़ को पार कर चुका है। ऊपर से लाडली बहन में 2100 की जगह 1500 रुपए भी देते हैं तो 2.47 करोड़ महिलाओं के लिए 46 करोड़ चाहिए। उधर किसानों को फ्री बिजली भी देनी है, गरीबों को सालाना 3 सिलेंडर भी मुफ्त में देना है।
ऐसे में अब सरकार की सांसें फूल रही हैं। उपाय के तौर पर फडणवीस सरकार ने अपनी उन योजनाओं के लिए पैसे देना बंद कर दिया है जिसके नाम पर वोट लिए थे। महाराष्ट्र में जून 2024 में शुरू हुई बुजुर्गों की तीर्थ दर्शन योजना के लिए फंड नहीं मिल रहा। सूत्र बताते हैं कि अब गरीबों को दी जा रही शिव भोजन थाली योजना बंद करने पर विचार हो रहा है। त्योहारों पर गरीबों को दी जाने वाली आनंदा सिद्धा किट योजना भी बंद करने पर विचार हो रहा है, क्योंकि इन योजनाओं पर चंद महीनों में ही 1300 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। हालांकि सरकार पैसे की कमी से साफ इनकार करती है, लेकिन राज्य के खजाने कुछ और ही बता रहे हैं। 2024-25 में महाराष्ट्र का राजकोषीय घाटा 1.10 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, और अगर मुफ्त वाली योजनाओं का खर्च जोड़ दिया जाए तो ये 2 लाख करोड़ के पार हो सकता है। दिल्ली में बीजेपी को 31 साल बाद बराबर की जीत मिली है। इस जीत में केजरीवाल सरकार की नाकामी है तो बीजेपी के लुभावने वादे भी हैं। खासकर महिलाओं को 2500 रुपए महीने और मुफ्त बिजली पानी वाली योजना का वादा अब खजाने पर भारी पड़ सकता है, क्योंकि दिल्ली में 76,000 करोड़ का बजट है। राजस्व का 66% वेतन पेंशन पर खर्च हो जाता है। उधर कुल प्राप्तियां 64,142 से घटकर 62,415 करोड़ रह गई है, और खर्च बेहिसाब है। 2500 रुपए की महिला सम्मान में 38 लाख महिलाओं को सालाना 11,400 करोड़ देने पड़ेंगे। 60 से 70 साल के बीच 13.79 लाख बुजुर्ग हैं, उनके लिए 4100 करोड़ चाहिए। बाकी यमुना सफाई, कूड़ा प्रदूषण, तमाम और वादे हैं। कुल मिलाकर 25,000 करोड़ रुपए चाहिए होंगे, वो भी उस सूरत में जब आम आदमी पार्टी की सरकार ने पहली बार दिल्ली के बजट को नुकसान में पहुंचाकर छोड़ दिया है। ऐसे में दिल्ली के मुफ्त वाले सपने भी सरकार के खजाने पर भारी पड़ने वाले हैं। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से इस बार के बजट में कई बड़े दावे, अनुमान और ऐलान किए गए हैं, लेकिन बजट पर भाषण देते हुए पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने राज्यसभा में कहा कि सरकार घोषणाएं बड़ी कर रही है, खर्च कम। चिदम्बरम के दावे के मुताबिक 2023-24 के लिए बजट अनुमान 70,163 करोड़ रखा गया था, और एक्चुअल खर्च 22,614 करोड़ ही हुआ। पूंजीगत व्यय 92,682 करोड़ रुपए और सरकारी प्राप्तियां 90,887 करोड़ रुपए घटा दी गई हैं। चिदम्बरम ने आरोप लगाया कि सरकार अपना रजिस्टर ठीक करने के लिए पहले से चली आ रही समाज कल्याण और विकास की योजनाओं में भी कटौती कर रही है। चिदम्बरम के आरोपों के मुताबिक सरकार ने स्वास्थ्य में 1,255 करोड़, शिक्षा में 11,584 करोड़, समाज कल्याण में 10,019 करोड़, कृषि में 10,992 करोड़, ग्रामीण विकास में 75,133 करोड़, शहरी विकास में 18,907 करोड़ रुपए की कटौती कर दी है। इसके अलावा पोषण अभियान से लेकर जल जीवन मिशन और ग्रामीण सड़क योजना से लेकर यूरिया सब्सिडी तक कटौती की गई है। Capital expenditure by the central government was cut by 92,682 crore. Why do you make these cruel cuts? Jal Jeevan Mission, National Social Assistance Program, Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, Crop Insurance Scheme, Urea Subsidy, PM Garib Kalyan Yojana. And all these programs that have been cuts. कांग्रेस का आरोप है कि मुफ्त की योजनाओं के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार पहले से चली आ रही योजनाओं के बजट में कटौती कर रही है, और इसका बुरा असर देश के विकास दर पर पड़ सकता है, क्योंकि ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा सिर्फ 2.8% है, जबकि चीन का 28.8%। भारत की जीडीपी में भी मैन्युफैक्चरिंग का योगदान 2014 के 15.07% से घटकर 2023 में 12.93% तक पहुँच गया है। हालांकि मुफ्त की योजनाएं कांग्रेस शासित राज्यों में भी चल रही हैं, और कर्नाटक से लेकर हिमाचल प्रदेश तक किए गए चुनावी वादों को पूरा करने में इन राज्यों की सरकारों की भी हालत पतली हो रही है। आज तक ब्यूरो। तो अभी सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि जिस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं उसका फायदा दरअसल कितना होता है पता नहीं, लेकिन लोग काम करने से बच रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का कहना है। उसके साथ साथ खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पार्लियामेंट में बजट के जो चर्चा चल रही है उसका उत्तर देते हुए कहा है कि राज्यों को भी इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट वो कर रहे हैं, जिस तरीके से वो पैसे बांट रहे हैं, उसका लाभ किस तरीके से हो रहा है, उनकी जो डेट है यानी जो नुकसान उनका हो रहा है उस पर भी उनको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। और इसी तर्ज पर हम चर्चा करेंगे कि क्या राजनीतिक मजबूरी यह बनती जा रही है और जिसी की वजह से चुनाव जीता जा सकता है, एक तरीके से टूल किट यह बन गया है। कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अनुराग ढांडा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुषमा अंधारे थोड़ी देर में जुड़ेगी शिवसेना यूबीटी की तरफ से। महेश चौहान हमारे साथ जुड़ रहे हैं एनसीपी एसपी की तरफ से, और शाइना एनसी भी हमारे साथ में होंगी। कांग्रेस के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इन सबसे बातचीत हम करेंगे, उससे पूछने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार ये एक ही रास्ता अब बचा है। अब सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि ये सब चीजों से बचिए। दिल्ली का सबसे बड़ी चुनौती अब भारतीय जनता पार्टी के पास आने वाली है। प्रदीप भंडारी जी, अब बहुत सारे वादे तो किए हुए हैं। आम आदमी पार्टी ने जो 200 यूनिट बिजली फ्री का मामला रखा था, पानी फ्री का मामला रखा था, वो तो जारी रखना ही है। ऊपर से 2100 रुपए भी आपको देने हैं, और दिल्ली का जो बजट है वो भी आप देख रहे हैं। अब आरोप करके नहीं चलेगा, सुप्रीम कोर्ट भी कह रही है कि बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रदीप भंडारी जी। साहिल जी, इस वक्त देश जो है टॉप 5 अर्थव्यवस्था के अंदर है। जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे, देश बॉटम 5 जो देश था वो फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था। इस वक्त देश के अंदर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल के अंदर है। ये मैं भी नहीं कह रहा हूं, ये पी चिदम्बरम जी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव को 2023 में कहा था कि ये सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में करने के लिए। और वहीं इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, जब चिदम्बरम जी फाइनेंस मिनिस्टर थे तो देश ट्विन डेफिसिट से सफर करता था, करंट अकाउंट डेफिसिट और फिस्कल डेफिसिट। तो स्थिति पहले की जो थी वो दयनीय थी, अभी स्थिति काफी अच्छी है। अब मैं सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पे आना चाहता हूं। मेरे पास वो एग्जैक्ट टिप्पणी है सुप्रीम कोर्ट की। ये पिटीशन थी प्रशांत भूषण जी की, और ये पिटिशनर प्रशांत भूषण थे, जिसके ऊपर गवाई जी ने ओपिनियन करी थी। तो ये कोई केंद्र सरकार के काम के ऊपर टिप्पणी नहीं है, किसी भी राज्य सरकार के काम के ऊपर टिप्पणी नहीं है। अब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी और झूठ के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। इस वक्त क्यों लग रहा है आपको दिया हुआ है? स्थिति देखेंगे, सबसे ज्यादा कर्ज के अंदर अगर कोई 2 राज्य है जी, नहीं आप कुछ कह रहे थे, क्यों दिया हुआ है फिर आपको ऐसा लगता है? सीधे सीधे तो टिप्पणी है उनकी। मैं कह रहा हूं कि सीधे सीधे तो टिप्पणी वहां पर की हुई है। उनका तो साफ कहना है कि भाई इस तरीके की योजनाओं की वजह से लोगों को कैश मिल रहा है, राशन मिल जा रहा है, काम करने को कोई तैयार नहीं है करके। मैं बताता हूं। उन्होंने ये देखा कि जब हिमाचल के अंदर सैलरी तक देने के पैसे नहीं है कांग्रेस के अंदर, जब कर्नाटका के अंदर प्रॉपर्टी टैक्स के दाम 25% बढ़ चुके हैं, दूध के दाम 15% बढ़ चुके हैं और ये वादे नहीं निभा रहे, और पंजाब के अंदर कर्ज का दर 40% से ज्यादा हो चुका है, उसके पास रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है, तो ये दयनीय स्थिति की वो बात कर रहे हैं। मैं उनसे सहमत हूं कि बिल्कुल 100% वर्कफोर्स के अंदर लोग आने चाहिए, और इसीलिए केंद्र सरकार तो कह रही है वर्कफोर्स में लोग आने चाहिए। और आरबीआई का डेटा कह रहा है कि 2018 से 16 करोड़ लोग वर्कफोर्स के अंदर एंटर हो चुके हैं। मुद्रा लोन के अंदर 30% ज्यादा बेनिफिशियरीज एससी कम्युनिटी की है। तो मुझे लग रहा है मॉडल अगर कोई देश के सामने है, प्रधानमंत्री मोदी जी का मॉडल है, जिसके अंदर लोग वर्कफोर्स के अंदर भी आ रहे हैं। 16 करोड़ लोग, ये मेरा डेटा नहीं आरबीआई का डेटा है, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से भी हटाए जा चुके हैं। साथ में 11 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर भी है। आज सीखना चाहिए तो विपक्ष को सीखना चाहिए कि वो झूठे वादे ना करे और कैपेक्स पे स्पेंड करे। हम जो कहते हैं वो करते हैं। बात महाराष्ट्र की आपने की ओपनिंग लीड में, उसमें जस्ट 10 सेकंड की बात कहूंगा साहिल जी, फिर आप कर सकते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो आरबीआई के हिसाब से फिस्कल डेफिसिट पर जीडीपी का जो रेशो होना चाहिए वो 3% से कम होना चाहिए। महाराष्ट्र में अभी 2.26% है, तो हम विद इन द ब्रैकेट है। वहीं पंजाब के अंदर 40% से ज्यादा है। पंजाब में कोई पैसा नहीं है, कोई रेवेन्यू जनरेटिंग एबिलिटी नहीं है। तो ये आम आदमी पार्टी के मेरे मित्र और कांग्रेस पार्टी को आज सीख लेनी चाहिए, झूठे वादे ना करें, इकोनॉमी का ख्याल रखें। चलिए, मैं आपको एक एक डाटा बता देता हूं। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शदीप खरडियाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी मुझे सवाल पूछने हैं, लेकिन उससे पहले एक डेटा आपने रखा है, एक डाटा हम भी रख देते हैं। देखिए 2018 और 19 में आपको तो डेट और जीडीपी रेशियो तो पता ही, आपको अर्थव्यवस्था समझ में आती है। देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। 2018-19 में 29.3% था, जो बढ़कर आज की स्थिति में जो एस्टिमेटेड है 2025-26 में वो 56.1% हो गया है। और आपको तो पता ही है कि 20% तक होना चाहिए। जिस तरीके से ये डेट रेशियो बढ़ता जा रहा है वो चिंता का विषय है, और इसीलिए फिस्कल डेफिसिट कम करने की बात की जा रही है। और एक चिंता की बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। देखिए ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में भारत का हिस्सा कम होता जा रहा है। भारत का हिस्सा 2.8% कम यहां पर होता हुआ हमको नजर आ रहा है। दूसरा, अगर हम देखें तो अलग अलग बजट के हेड में अगर हम देखें तो कहां पर कटौती हुई है। देखिए स्वास्थ्य में बजट में 1255 करोड़ की कटौती की गई है। शिक्षा में 11,584 करोड़ की कटौती की गई है। समाज कल्याण में 10,019 करोड़ की कटौती की गई है।
कृषि बजट में 10,992 रुपए की कटौती की गई है। टोटल कैपिटल एक्सपेंडिचर में 92,682 करोड़ और अलग अलग मदद करने के लिए जो ग्रांट दी जाती है उसमें 90,887 करोड़ की कटौती अब तक यहां पर की गई है। यह आपके बजट का हाल है। और उसी के साथ साथ और एक चीज, इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ रखना चाहूंगा। महाराष्ट्र के बारे में चर्चा तो हम करेंगे। सबसे बड़ी प्रधानमंत्री आवास योजना, जो बजट एस्टिमेशन था 2024-25 का 30,171 करोड़ का बजट एस्टिमेशन था, 2025-26 में वो 10,000 करोड़ से भी ज्यादा घटाकर 19,794 करोड़ कर दिया गया है। जल जीवन मिशन, ये सारी आपकी फ्लैगशिप योजना है। 2024-25 एक बार फिर बजट एस्टिमेशन था 70,163 करोड़ का, एक बार फिर 8,000 करोड़ से उसको कम कर दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2,000 करोड़ से बजट एस्टिमेशन कम कर दिया गया है। ऐसी स्थिति में, और ये सवाल मुझे कांग्रेस के प्रवक्ता से करना है, अर्शदीप खरडियाल से, आपने शुरुआत कर दी, आपने मांग करना शुरू कर दिया, आपके इसमें मामला आना शुरू हो गया कि भाई हम लोग बेरोजगारों को पैसा देंगे, महिलाओं को पैसा देंगे, और उसके साथ साथ सभी लोगों ने वह शुरू कर दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किलें हो रही है, उनके बजट में कटौती पर कटौती साफ यहां पर नजर आ रही है अर्शदीप जी। और उसके बाद प्रदीप भंडारी से जवाब लेकर महाराष्ट्र में हम चलेंगे। देने का मौका दीजिएगा इस पे। देखिए, ऐसा है, अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी, बिल्कुल देंगे अर्शदीप, अगर धन्यवाद, उम्मीद करता हूं मेरी आवाज आपके तक आ रही है। अच्छा लगता अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माफी से शुरुआत करते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो झूठे वादे किए, जो फ्रीबीज के वादे किए, दावे किए खोखले, 15 लाख देंगे आपको 2-2 करोड़ जॉब्स देंगे, जॉब्स तो दूर की बात है, 15 लाख तो दूर की बात है। इन्होंने जॉब्स कम कर दी, 15 लाख देना दूर की बात, लोगों के अकाउंट्स में से पैसे निकलवा लिए डिमोनेटाइजेशन के थ्रू। और दूसरी बात यह है कि आज जब कोर्ट में टिप्पणी हुई तो भारतीय जनता पार्टी को ये मैं बताना चाहूंगा कि 2 चीजों का रेफरेंस कोर्ट ने दिया है। एक तो लाडली बहन स्कीम का जब फ्रीबीज की बात हो रही थी, और दूसरा महाराष्ट्र में जब आपने जस्ट बिफोर इलेक्शन वादा किया था ना फ्रीबीज का, उसकी वजह से किसानों को लेबर ढूंढने में दिक्कत हो रही है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। और तीसरी बात, भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में ना तो 15 लाख दे पाई, ना भारतीय जनता पार्टी शेल्टर होम्स दे पाई हमारे गरीब भाइयों को, ना तो ये बेघरों को घर दे पाई, और जो थोड़े बहुत शेल्टर होम्स हैं उनमें आज सुप्रीम कोर्ट में बात हो रही थी कि लोग जाना नहीं चाहते, गरीब भाई हमारे जाना नहीं चाहते क्योंकि हालात बहुत बुरे हैं उनके। और मैं भारतीय जनता पार्टी को कहूंगा, खुद के आपने बड़े बड़े शीश महल खड़े कर दिए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज हैं आपके पास, बड़े बड़े बंगलों में रहते हो, और जो गरीब भाई है हमारा, उनके लिए आपके पास 10 सालों में आपसे कुछ नहीं हुआ। और तीसरी बात साहब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास पावर है फ्रीबीज पे रोक लगाने की, क्योंकि कानून तो सरकार बनाती है ना साहब, मेजोरिटी इनके पास है। कभी अच्छा कानून भी बना दिया कीजिए, बगैर पूछे काले खेती कानून बना दिए, बगैर पूछे यूजीसी रेगुलेशंस ऐसी बना दी जो डिक्टेटोरियल है, तानाशाह है। कभी अच्छा कानून भी कोई बना दीजिए जिसकी वजह से फ्रीबीज पे रोक लग सके और जो सुप्रीम कोर्ट के कंसर्न्स है वो एड्रेस हो सके। बात साहब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले लेकिन आपके न्याय पत्र में फ्रीबीज की घोषणाएं होती रहेगी अर्शप्रीत। देखिए, ऐसा है अर्शप्रीत, आपके न्याय पत्र आप जो भी कहते हैं ना, उसमें तो योजनाओं की घोषणा होती रहेगी ना। देखिए, ऐसा है, सभी राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए ना इस पर। अभी मैं आपको जवाब देता हूँ। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट में केस गया क्यों, मैं तो ये समझ लें, क्योंकि शेल्टर होम्स एक फंडामेंटल राइट है, सुप्रीम कोर्ट कहती है। 10 सालों में ये फंडामेंटल राइट लोगों की इंश्योर नहीं कर सके, तो माफी मांगनी चाहिए, मोदी साहब को इस्तीफा देना चाहिए। और तीसरी बात यह है, जब इनको पूछा गया कि क्या करेंगे आप उसके लिए, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि उनको रोजगार देंगे, इन्होंने ये नहीं कहा उनको अपॉर्चुनिटी देंगे, इन्होंने कहा हम फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से फटकार लगी है भारतीय जनता पार्टी को। तो मैं इनको बेनती ये करूंगा कि प्रदीप भंडारी, चलिए जवाब दे दीजिए, आप इंतजार कर रहे थे जवाब का। प्रदीप भंडारी जी, मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं एक एक करके जवाब देता हूं साहिल जी। पहली बात तो कांग्रेस पार्टी को उपदेश नहीं देना चाहिए अर्थव्यवस्था पे। कांग्रेस पार्टी ने हमें फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में छोड़ा था। कांग्रेस पार्टी ने हमारी ऐसी स्थिति कर दी थी कि देश की अर्थव्यवस्था ट्विन डेफिसिट से सफर कर रही थी। आज वर्ल्ड बैंक से लेकर हर दुनिया की एजेंसी कह रही कि भारत सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, टॉप 5 अर्थव्यवस्था है, टॉप 3 में पहुंचेगा। और ना फिस्कल डेफिसिट की प्रॉब्लम है, ना करंट अकाउंट डेफिसिट की प्रॉब्लम है। जो केलकर कमेटी की रिपोर्ट थी उसके अंडर के हिसाब से चीज चल रही है। अब मैं साहिल जी एक एक करके जवाब दूंगा। आपने कहा कैपिटल एक्सपेंडिचर, यूपीए ने 2 लाख करोड़ का कैपिटल एक्सपेंडिचर करा था, हमने 11 लाख करोड़ के
कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो हमारा स्पेंड है पिछली बार से ज्यादा है, तो 5 गुना कांग्रेस से ज्यादा है और पिछले बजट से भी ज्यादा है। तो ये कोई मार्जिनल नहीं है, सबसे ऐतिहासिक कैपिटल एक्सपेंडिचर। दुनिया की सरकारों में सबसे ज्यादा ग्रोथ ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर किसी के बजट में पूरा नहीं किया है ना, आप बजट एस्टिमेशन देख लीजिएगा, कर सकते हैं ग्रोथ में। नहीं वो साहिल जी, वो तो हर मिनिस्ट्री का हमेशा से रहता है, पर बजट का यूटिलाइजेशन जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज का है, अगर आप डेटा कंपेयर करेंगे तो वो बड़ा है। किसी मिनिस्ट्री का डिफर हो सकता है पर बड़ा है, यूटिलाइजेशन भी बड़ा है। अब मैं आता हूं डेट की। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आज की तारीख में $31.4 ट्रिलियन की डेट है। तो डेट टू जीडीपी की बात तब देखना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट में कि क्या आप उस डेट को सर्विस कर सकते हो। हमारे को स्थिति क्या है मैं आपको पढ़ना चाहूंगा। आपने फाइनेंस मिनिस्टर का स्टेटमेंट पढ़ा। हमको यूपीए सरकार ने ऑयल, फर्टिलाइजर और एफसीआई बॉन्ड जो है यूपीए के समय में, उसकी सब्सिडी अभी तक देनी पड़ रही है। 2024-25 में 50,000 से 50,600 करोड़ जो है वो हम लोग को स्पेंड देना पड़ा था, क्योंकि यूपीए ने सब्सिडी का बिल छोड़ के गए थे। तो हर साल 50,000 करोड़ रुपए यूपीए और कांग्रेस पार्टी के कुशासन की वजह से एज सब्सिडी बिल हमको पे करना पड़ता है। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, आपने जॉब्स की बात करी, यही डेटा है सरकारी योजनाओं का पैसा क्यों घटाया जा रहा है, उसका भी जवाब दे दीजिएगा। कांग्रेस ने 2 करोड़, सुनिए ना, मैं जवाब दे रहा हूं एक एक करके। कांग्रेस ने 2 करोड़ नौकरियां क्रिएट की थी, हमने 11 करोड़ नौकरियां क्रिएट करी। आपने फार्म क्रेडिट की बात करी, सुनिए, किसानों को कांग्रेस के समय में 2.5 लाख करोड़ रुपए टोटल स्पेंड दिए गए थे। हमने 25 लाख करोड़ रुपए अलग अलग स्कीमों से किसानों के खाते में पहुंचाए हैं। तो आप अगर एंटायरिटी की बात करेंगे साहिल जी, फार्मर वेलफेयर एंटायरिटी में जितना बजट हमने स्पेंड किया, यूपीए से ज्यादा किया, पिछले साल से भी ज्यादा किया है। यस, ये हो सकता है कोई स्कीम में ज्यादा हो कोई कम हो, परंतु ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो किसी में भी घटत नहीं हुई है। पर आज अर्शदीप जी को जवाब देना, मैं आपको दोबारा पूछता हूं, प्रदीप भंडारी, आपने मेरा सवाल नहीं सुना है, मैं एक बार फिर आपको पूछता हूं। मैं आपको दोबारा एक सवाल पूछता हूं, मैं दोबारा आपको सवाल पूछता हूं, मैं एक बार फिर स्पेसिफिक आंकड़े आपको पूछता हूं, उसके बाद मैं महाराष्ट्र की तरफ जाऊंगा। प्रधानमंत्री आवास योजना 30,171 करोड़ बजट एस्टिमेशन था 24-25 का, जो 10,000 करोड़ से घटा दिया गया है, दरअसल 11,000 करोड़ से घटा दिया है। जल जीवन मिशन 7,000 करोड़ से घटा दिया, 3,000 करोड़ से घटा दिया गया है। क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम 2,000 करोड़ से बजट एस्टिमेशन घटा दिया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 2,000 करोड़ से उसका एस्टिमेशन घटा दिया गया है। आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स का ही बजट आपने यहां पर घटाया, इसके लिए सवाल पूछा जा रहा है और उसका कारण हम समझते हैं। देखिए, आरबीआई भी आपको कह रही है कि इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, और सिर्फ आपके लिए नहीं है, राज्यों के लिए भी आरबीआई कह रही है कि कहीं ना कहीं उसको लगाम कसिए। अच्छा, मैं सुनिए तो सही, अब मैं स्पेसिफिक एग्जांपल देना चाहता हूं। आपने आवास की बात करी, जितना टोटल नंबर ऑफ आवास जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 साल में बनाया, वो यूपीए ने 70 साल के अंदर से ज्यादा बनाया। तो वो ऑटोमेटिकली जब ज्यादा लोगों के घर बढ़ेंगे तो, और जब ज्यादा घर बढ़ते जाएंगे तो डिमांड कम होगी। इसका ये मतलब नहीं है कि डिमांड के हिसाब से इसको करा गया है, तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। दूसरी बात, जल जीवन मिशन 10 करोड़ से ज्यादा घरों तक हमने पेयजल पहुंचाया, साफ पीने का पानी पहुंचाया, 60% से ज्यादा रूरल हाउसहोल्ड तक ऑलरेडी पहुंचाया जा चुका है। और जो हमारा मिशन है 5 साल के अंदर हम लोग हर साल तक पहुंच जाएंगे। और तीसरी, गरीब कल्याण की आप बात करें, 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए, तो ऑब्वियसली साहिल जी, जब ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर आ रहे हैं तो हम प्रॉस्पेरिटी की बात करेंगे और दूसरी स्पीड में स्पेंड करेंगे। अब वो गरीबी रेखा से बाहर आने वाली चीज जो है ना, गरीब रेखा से ऊपर आ रहे हैं। यही आरबीआई कह रहा है 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर, उस पर तो मैं आऊंगा, लेकिन अर्शप्रीत जल्दी से 30 सेकंड में, अर्शप्रीत जल्दी से 30 सेकंड में, गरीबी रेखा से बाहर लोग आए हुए हैं, कह रहे हैं कि भाई अभी आवास की मांग कम हो गई है और उसके वजह से उन्होंने घटा दिया है। आप बेवजह आरोप लगा रहे हुए हैं। और दूसरा, आपको इस बात का भी जवाब देना है कि आप जो न्याय पत्र में बार बार मांगे रख जाते हैं ना, उसके वजह से बीजेपी को भी पैसे बढ़ाने पड़ते हैं। आप 5,000 बोल देते हैं, वो 10,000 बोलना पड़ता है उनको, तो उसके वजह से देखिए किस तरीके से बंटाधार हो रहा है पूरे राज्यों का और सेंटर की तिजोरी का भी। देखिए, मेरा जवाब दे दीजिए पहले तो। ये नहीं है, चलिए ठीक है, मेरा जवाब सुन लीजिए। पहले तो मैं प्रदीप भंडारी जी को ये कहूंगा कि ये जो आप बड़ी बड़ी यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, अगर इनमें 1% भी सच्चाई होती तो मोदी साहब जब ऐसे हाथ बढ़ा रहे थे तो फ्रांस के राष्ट्रपति उनसे हाथ मिला लेते, उनको इग्नोर करके आगे ना जाते। दूसरी बात, वो भी झूठा वीडियो है। अरे भैया, वो भी झूठा वीडियो है। अर्शदीप भाई, ऐसा मत करो। अर्शदीप भाई, हम लोग को चेहरे उस समिट के, हम लोग को चेहरे उस समिट के मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर रहते हैं, मुद्दे पर
राष्ट्रीय जी मुद्दे पर होते हैं, वो मुद्दा नहीं है हमारी चर्चा का। ये चर्चा का मुद्दा वो नहीं है। ये हालात है, मैं बताता हूँ, जो हालात है वो दुनिया को नजर आ रहे हैं। देखिए यही होता है, अब हम मुद्दे पर रहते हैं, हम बड़ी सीरियस टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं आज। चलिए मामला भटक गया, जरा दोनों को शांत करिए। अनुराग ढांडा, दोनों को शांत करिए। अनुराग ढांडा, पहली बार शायद आपको अच्छा लग रहा होगा कि सत्ता नहीं आई, क्योंकि अगर सत्ता आती तो ये सारा चीज आपके सर पे आ जाती। एक के बाद एक जिस तरीके से यहां पर कर्जा बढ़ रहा है, दिल्ली की हालत तो और भी खराब है, आप पर सब कुछ आ जाता। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली की फाइनेंशियल हालत खराब है। उसको हमने हमेशा सरप्लस बजट में रखा है, और एक आध अगर टेम्परेरीली डिप किसी साल में आता है तो उसको आप सेहत खराब नहीं बता सकते हैं स्टेट की। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, ये अभी टिप्पणी है, कोई फैसला नहीं है। किसी एक केस की सुनवाई करते हुए उन्होंने अपनी टिप्पणी दी है, और हम बहुत रिस्पेक्टफुली इस पर डिसएग्री करते हैं। हम दरअसल लोगों को दी मूलभूत सुविधाओं को हम फ्रीबीज नहीं करते हैं, ये उनकी जरूरत है। और किसी भी देश को डेवलप बनाने के लिए फ्री हेल्थ, फ्री एजुकेशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, इस तरीके की चीजों का होना बहुत जरूरी है। और वेस्टर्न कंट्रीज में, बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज में इस तरीके के एग्जाम्पल देखने को। लेकिन अगर केंद्र सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ खराब है और उसके लिए फ्रीबीज को दोष दे दिया जाए, तो मैं उसको सही नहीं मानता हूं। फ्रीबीज तो वो हैं जो ये अपने उद्योगपति दोस्तों के 14 लाख करोड़ माफ कर देते हैं, वो मत कीजिए माफ। देखिए फाइनेंशियल हेल्थ अपने आप ठीक हो जाएगी। जैसे ही किसी शीश महल है फ्रीबीज की बात आती है तो ही क्यों फ्रीबीज का जिक्र होता है? क्या ये मूलभूत सुविधाएं, शिक्षा का अधिकार, ये तो हमारे संविधान में दिया गया मूलभूत अधिकार है। अब इसके लिए भी अगर पैसे लेने लग जाए, गरीब घर ना चला पाए, तो कहां तक जायज है? अगर हेल्थ के लिए अगर किसी को अपना घर बेचना पड़े तो कहां तक जायज है? ठीक है। शाइना एनसी, महाराष्ट्र की बात बार बार निकलती है यहां पर, क्योंकि शुरुआत जो है ना आज की स्थिति में 2024 के बाद में महाराष्ट्र से हुई है। महाराष्ट्र में 1500 रुपया महिलाओं को देना आपने शुरू किया, उसके बाद एकनाथ शिंदे के आप गुणगान तो गा रहे हैं। खैर वो मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन उसके बाद भी अब 2100 रुपए आपको देने हैं। लेकिन उससे पहले देखिए सांसें फूल गई है तीर्थ यात्रा योजना, जहां पर बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर आपकी सरकार ले जाती थी। 20 करोड़ रुपए आपने खर्चा कम कर दिया। जो एसटी स्टेट ट्रांसपोर्ट बस का जो भाड़ा है वो आपने बढ़ा दिया। शिव भोजन थाली, जो गरीबों को थाली दी जाती थी, वो केंद्र बंद पड़ना शुरू हो गया है। और उसके साथ साथ कई कॉन्ट्रैक्टर्स, जो सड़क के कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो लाइन लगाकर बैठे हुए कह रहे हैं कि भाई हमारा पैसा दे दीजिएगा, हमारा पैसा अटका के रखा हुआ है। और अजीत पवार पहले से कह रहे हैं कि 1 लाख करोड़ तक हम लोग उसको जो बजट में अलग अलग प्रावधान है उसको हम कम करने में लग जाएंगे। सांसें फूल गई है ना। चुनाव के वक्त तो वादा कर दिया आपने, लेकिन अब वो वादा पूरा करते समय आपके लिए दिक्कतों का सामना आपको भी करना पड़ेगा। शाइना एनसी। साहिल, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि लाड़की बहना योजना एक गेम चेंजर था महिलाओं की जिंदगी को लेके। 1500 जो मिला है, हर एक महिला जो उनको आत्मनिर्भर करता है, उनको एक मौका देता है। हम क्या चाहते हैं कि समाज में हम कल्याण करें, लोगों की भलाई करें, या फिर सोच समझ के राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ क्या निर्णय लिया जाना चाहिए। लाड़की बहन योजना के 2.5 करोड़ महिलाओं को जो 7,500 उनके बैंक अकाउंट में मिला, इससे इतना साबित हुआ है कि आज जब एक महिला आत्मनिर्भर है वो कुछ भी कर सकती है। और अभी हाल ही में ये अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी भी आ चुकी है, जहां बहुत सारे महिलाओं ने स्वयं कहा है कि हम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि हम सक्षम हैं। बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेस की आवश्यकता है साहिल जी। और जब गवाई जी ने आज ये बयान दिया सुप्रीम कोर्ट में, उससे 2 चीज स्पष्ट है। आप आम आदमी पार्टी का एक उदाहरण देखिए, जहां 10-11 साल में उन्होंने सब चीज फ्री किया, फ्री सब्सिडीज, फ्री सॉप्स, जहां पानी, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। एक नया स्कूल नहीं बना, एक नया कॉलेज नहीं बना। स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने जो 5 लाख दिया है सबके सुरक्षा को लेके, स्वास्थ्य को लेके, वो एक तरफ बस है उसका भाड़ा बढ़ रहा है। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का तात्पर्य है
कि आपको राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ साथ देखना है क्या घटाना है क्या बढ़ाना है। आज जब 25 करोड़ भारतीय नागरिक उभर के आए हैं पॉवर्टी लाइन से, तो क्या ये तरक्की नहीं है? जब 13 करोड़ लोगों को शौचालय मिलता है, क्या ये तरक्की नहीं है? जब 4 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना के घर मिलता है, तो एज लाभार्थी का मतलब है कि समाज में आप जो जनहित में काम करना चाहते हैं तो कीजिए, सच्चाई के साथ कीजिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है ना, वो देख के तो लगता है कि राजनीतिक पार्टियां लाभार्थी होती है। बिल्कुल। आरबीआई क्या कहती है वो भी एक बार देख लेते हैं। आरबीआई ने कहा है, 2024 का रिपोर्ट है शाइना इनसी, आपको इकोनॉमी अच्छे से समझ में आती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये कह रही है बजट के स्टेट का बजट देखते हुए कि फिस्कल रिफॉर्म होने चाहिए स्टेट्स में। जिस तरीके से स्टेट्स पर कर्जा बढ़ता जा रहा है लगातार, उसका नुकसान उठाना पड़ेगा। केंद्र सरकार को भी वो कह रहे हैं कि आप जरा ध्यान रखिए उस पर। शार्प राइज इन एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज पे बेहद खर्चा हो रहा है स्टेट्स का, जिसके वजह से राज्य की इकोनॉमी पर उसका असर पड़ सकता है। जीडीपी के मुकाबले कर्ज घटा मगर दर ऊंची हो गई है। आरबीआई का यह दावा है रेवड़ियों को लेकर, और जिसके वजह से स्टेट्स के लिए इसकी दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि केंद्र भी रेवड़ियां बांट रही है, राज्य सरकार भी रेवड़ियां बांट रही है, दोनों को रैशनलाइज करना चाहिए आपस में बात करके। अब बात करते हैं सुषमा अंधारे से। सुषमा अंधारे, आपने सुना कि शाइना इनसी क्या कह रही है। जो शाइना इनसी कह रही है, उनके मुख्यमंत्री की तारीफ तो अब शरद पवार भी कर रहे हैं। शरद पवार भी कह रहे हैं कि एकनाथ शिंदे ने बहुत बढ़िया काम किया हुआ है, राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया हुआ है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्होंने जो वादे किए थे, जो बातें कही थी चुनाव के पहले, जो 2100 रुपया 1500 रुपया जो दिया, उसका फायदा हुआ ना कहीं उनकी तारीफ हो रही है। देखिए शरद पवार भी तारीफ कर रहे हैं अभी सुषमा अंधारे। साहिल जी, आभार प्रकट करती हूं कि देर से सही लेकिन आपने विपक्ष को अपना मुद्दा रखने का समय तो दिया। यह बात बड़ी काबिले तारीफ है और इस बात पर हमें जरा ज्यादा गौर करना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज गवई साहब और ऑनरेबल जज ऑगस्टिन जॉर्ज ने जो बात कही है वो बात शायद ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप शहरी आवास योजना और इन सारे मुद्दों को लेकर जब बात चल रही थी तब वो कह रहे हैं कि आप इस तरह की मुफ्तखोरी के बजाय लोगों को रोजगार के अवसर क्यों नहीं उपलब्ध करा देते। अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज पर चैप्टर 4 एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारे मार्गदर्शक तत्वों में भी कहा गया है कि लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करा देने हैं, जिसका जिक्र अभी शाइना एनसी जी कर रही थी कि हमने महिलाओं को इतना दिया उतना दिया। आपके देने का मुझे कुछ उस पर नहीं बोलना है, लेकिन क्या सरकार को ऐसे नहीं लगता है कि एक तरफ तो आप विश्वगुरु की बात करते हो और एक कैसे विश्वगुरु है और ये कैसी वैश्विक महासत्ता हब बना रहे हो कि जिस देश के 75% से ज्यादा लोग अलग अलग सब्सिडियों पर अपना जीवन बसर कर रहे हैं, जिन लोगों के पास खुद का कारोबार नहीं है, खुद की नौकरी नहीं है, खुद के रोजगार के कोई सुविधाएं नहीं है, तो ऐसे लोगों के साथ आप कैसी महासत्ता बनाने की बात कर रहे हो? सरकार आती तो यही करती ना। जिन मोदी जी ने कहा था कि ये आप भी तो 2100 की बात बोल रहे थे, आप भी बोल रहे थे कि भाई हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। और सबसे बड़ी बात एक बार फिर मैं आपको उस पर टिप्पणी चाहता हूं आपकी। शरद पवार अब खुद पुरस्कार दे रहे हैं, मुख्यमंत्री जो रह चुके हैं उनकी तारीफ कर रहे हैं कि महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहा है करके। अरे मेरी क्या दिक्कत है? आपकी दिक्कत है, आपकी दिक्कत हो गई है। नहीं, लेकिन आप बोलने का अवसर भी देंगे, आप बोलने का अवसर भी देंगे। मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि अगर मेरी पार्टी ने या महाविकास आघाड़ी ने जो भी वायदे किए हैं और उन वायदों के मुताबिक अगर हमने कुछ बात की है तो हमने कुछ इकोनॉमिकल, कुछ फाइनेंशियल, कुछ अपना गणित बनाया है। हम ऐसे बोल रहे हैं कि आपको अगर लोगों को देना भी है, लोगों को देना चाहिए, लेकिन देते समय आप रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं? 1500 रुपए किसी बहन को देने की बजाय उस बहन के बेटे को अगर आप रोजगार देते हो, उस बहन के पति का अगर आप कहीं उसके पेमेंट में से कटौती नहीं करेंगे तो कोई जरूरत नहीं होगी आपको इन चीजें करने की। आप उस बहन को 1500 देने की बजाय उस बहन की बेटी को, मैं शरद पवार पर भी आती हूँ साहिल जी, मैं समझ सकती हूँ आपका दर्द, मैं वहां पर भी आती हूँ। जो बहन आपको, जिस बहन को 1500 रुपए दे रहे हो, उस बहन के बेटे की जो शिक्षा है वो शिक्षा क्यों आप मुफ्त में नहीं करा देते हो?
उसके एजुकेशन पर आप क्यों नहीं खर्चा कर रहे हो? रही बात आप बार बार मुझे शरद पवार पर खींचने की, तो पवार साहब ने जो भी बात कही है वो सिर्फ लिमिटेड टू थाना के लिए कही है, उन्होंने वो पूरे महाराष्ट्र के लिए नहीं की है, वो पूरे महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल नहीं बोले हैं। उन्होंने कहा कि थाना में जो किया है, और अक्सर ऐसे पॉलिटिकल कल्चर में होता है कि अगर कोई एक मंच साझा कर रहे हैं और एक मंच पर अगर कोई है तो अपने मंच पर जिसे सम्मानित किया जा रहा है उसके लिए यह बात कहना। संजय राउत जी को थोड़ा सा दर्द तो हुआ ना, उन्होंने कहा ना कि नहीं देना चाहिए था पुरस्कार। आप क्या है महेश चव्हाण, आपके नेता जाके एकनाथ शिंदे की तारीफ कर देते हैं, लेकिन सुषमा अंधारे जी को भी ठीक नहीं लगा है वो, और संजय राउत को भी ठीक नहीं लगा। साहिल जी आप मुझे ये क्लियर कीजिए कि मुझे पुरस्कार पर बात करनी है या मुझे मुफ्तखोरी पर बात करनी है? आप जिस विषय पर कहोगे मैं उस पर बात करूंगी। दोनों पर बात करनी है ना, मुफ्तखोरी के लिए तारीफ की है ना शरद पवार ने, मुझे पुरस्कार के लिए टोकेंगे। ठीक है, तो मैं दोनों पर, ठीक है तो मैं आपको दोनों पर बात बताए देती हूँ। पहली बात यह है कि जब मुफ्तखोरी की बात चलती है तो उनके साथ सत्ता गुट में शामिल हुए अजित पवार जी भी कह रहे हैं कि यह हमसे बर्डन अब सह नहीं पाया जाएगा, और क्या ऐसे कहता है कि आने वाले 2020 तक अगर ऐसी मुफ्तखोरी बढ़ती रही तो महाराष्ट्र पर सुषमा जी नहीं, महाराष्ट्र पर 2.75 लाख करोड़ रुपए का कर्जा बढ़ेगा। ये अजित पवार ने नहीं, ये त्याग ने कहा है। भैया सुनिए, ये त्याग ने कहा है। अजित पवार से भी बड़ी अथॉरिटी ने ये कहा है, ये त्याग ने कहा है, ये त्याग ने कहा है। कृपया सुनिए। चलिए एक काम करते हैं भाई, किसने क्या कहा है वो जरा सुन ही लेते हैं। आप शरद पवार की भी रिएक्शन सुन लेते हैं, और महाराष्ट्र के अर्थ मंत्री, महाराष्ट्र के वित्त मंत्री अजित पवार की भी बाइट सुन लेते हैं, जरा सुन लेते हैं, और उसके बाद एक बार फिर चर्चा करेंगे। महेश चव्हाण जी, आपके नेता ये मुख्यमंत्री की तारीफ कर देते हैं ना इस तरीके से, देखिए किस तरीके से राजनीतिक खिचड़ी हो जाती है उसके चक्कर में। जिसको लेकर सवाल पूछा जा रहा है उसको लेकर आपके नेता तारीफ कर रहे हैं। शरद पवार और अजित पवार क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं जरा जल्दी से। लाडक्या बहिणीची योजना ज्यावेळेस आम्ही आणली आणि जाहीर केली त्यावेळेस 2,50,000 वार्षिक उत्पन्न त्याच्या आत असणाऱ्यांनाच ती योजनेचा लाभ द्यायचा होता, परंतु नंतरच्या काळामध्ये आपल्याला वेळ कमी पडला आणि हे सगळं तपासण्यामध्ये आम्ही जूनला योजना जाहीर केली, सप्टेंबरचे पैसे दिले, ऑक्टोबरमध्येच पैसे ऑक्टोबर नोव्हेंबरचे दिले, परंतु ज्या लाडक्या बहिणीकडं 4 चाकी वाहन असतील, ज्या लाडक्या बहिणीचं उत्पन्न 2,50,000 वार्षिकच्या पेक्षा जास्त असेल, ज्या लाडक्या बहिणीच्या संदर्भामध्ये ती संजय गांधी निराधारचे 1,500 रुपये घेत असेल आणि इकडचे 1,500 रुपये। किसने दिया है अवार्ड, आपको मालूम है? इस प्रकार के जो अवार्ड होते हैं जो राजनेताओं को देते हैं वो खरीदे जाते हैं या बेचे जाते हैं। मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, शरद पवार जी का आभार भी व्यक्त करता हूँ। उद्धव ठाकरे से ज्यादा अच्छे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, क्योंकि पूरे 2.5 साल में केवल 2 दिन उद्धव ठाकरे। महेश चव्हाण, क्या हो गया? देखिए शरद पवार तारीफ कर रहे हैं, सरकार ने अच्छा काम किया था पिछले 2 साल में, और अभी देखिए फ्री बीज पर हम सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उसी फ्री बीज वाली सरकार की तारीफ की थी। साहिल जी देखिए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, मुझे बात करने दीजिए प्लीज। देखिए आपको याद होगा साहिल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में बारामती में आकर शरद पवार साहब की तारीफ की थी। तो ये होता रहता है ना राजनीति में, सामाजिक कार्य करते हैं आप, ये चीजें होती रहती है, तो थोड़ी तो ये समझने के लिए पॉलिटिकल मैच्योरिटी चाहिए। उसके लिए छोटी छोटी गलतफहमियों की वजह से गठबंधन में अनबन नहीं होनी चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात, मैं इस विषय पर भी आना चाहूंगा, ये जो मुफ्त की चीजों के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला है, तो देखिए एक तरफ भाजपा मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मुफ्त की योजनाओं की घोषणाएं करके सत्ता में आई, और दूसरी तरफ कोर्ट में आज उन्हें ये ओपिनियन दिया है कि ये करना उचित नहीं है। तो अभी ये देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये बहाना, कोर्ट का बहाना बनाकर भाजपा क्या इससे निकल कर बाहर आती है और रेवड़ियां देना बंद करती है कि मुफ्त का देना चालू रखती है। अगर मुफ्त का दे तो कोर्ट के ओपिनियन का अवमाने, अगर न दे तो लोगों को जो वादे किए उसका अवमाने। तो ये बहुत बड़ी दिलचस्प बात होगी ये देखने की। प्रदीप भंडारी, अब सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी अगली बार, कम से कम चुनाव में जाने के पहले कुछ घोषणाएं तो नहीं होगी, क्योंकि अभी बिहार का चुनाव आने वाला है।
एक बार फिर घोषणाएं करनी पड़ेगी। मैं कुछ कहूं? हम गरीबों के पक्ष में, हर कल्याणकारी योजना के पक्ष में। लाडकी बहना से महाराष्ट्र के गरीब की डिमांड कैपेसिटी बढ़ी है। आपके पैनल पे इंडी अलायंस में विभाजन दिख रहा है। सुषमा जी को दिक्कत है कि शरद पवार ने सच्चाई क्यों बोली और कांग्रेस पार्टी क्यों बोल रही है। इंडिया टुडे के हिसाब से जल जीवन मिशन ने रूरल एरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे ज्यादा कर्जदार 40% ज्यादा पंजाब में है और हाउस होल्ड कंजम्पशन इस देश के लोगों का बढ़ा है। चलिए समय समाप्त हो गया है हमारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। एक बात साफ है कि रेवड़ियां बांटने की घोषणा करने पर सभी राजनीतिक दल एक ही पन्ने पर आ जाते हैं। सबको लगता है कि यही एक तरीका है चुनाव जीतने का। उसका फायदा किसको होता है? आखिरकार राजनीतिक दलों को ही होता है और इसी के जरिए चुनाव जीता जा सकता है। एक नया टूल किट आज देश में हमें देखने मिल रहा है और इसी को लेकर आरबीआई भी पहले कई बार कह चुकी है, खुद वित्त मंत्री बार बार ये कह रही है और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर अपनी टिप्पणी की है। राजनीतिक दल चुनाव के पहले इस बात को सुनते हैं या नहीं, इस पर नजर रखना बहुत जरूरी होगा। फिलहाल दंगल में इतना ही।